गुड मॉर्निंग यू ऑल। आज की क्लास में हम लोग फिलॉसफी ऑप्शनल डिस्कशन करने जा रहे हैं कि व्हाट द फिलॉसफी ऑप्शनल। फिलॉसफी ऑप्शनल फिलॉसफी ऑप्शनल में सबसे पहले हम लोग इस डिस्कशन की शुरुआत यहां से करें कि आखिर फिलॉसफी ऑप्शनल क्यों रखें। सिविल में इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं तो आप फिलॉसफी क्यों रखें। सबसे पहला प्रश्न होगा कि व्हाई फिलॉसफी एज ऑप्शनल। ऑप्शनल पेपर के रूप में आप फिलॉसफी क्यों रखें। 2-4 मिनट का सेशन हम लोग इस पे लेंगे। फिर हम प्रश्न उठाएंगे कि फिलॉसफी है क्या। उसके बाद हम लोग चर्चा करवा लेंगे कि कुछ फिलॉसफी का बेनिफिट्स क्या होंगे इन सिविल्स, यूपीएससी, अदर पीसीएस या अदर सेक्टर्स ऑफ जीएस या आपके पर्सनैलिटी एनहांसमेंट में क्या क्या रोल होंगे, इसकी भी चर्चा करवा लेंगे। और अंतिम मुद्दे के रूप में हम अपने फॉर्मेट में आएंगे जहां हम लोग चर्चा करवाएंगे कि हाउ टू रीड, कैसे हम फिलॉसफी को पढ़ें, एंड हाउ टू रिप्रेजेंट, कैसे लिखना है और कैसे रिप्रेजेंट करना है। इन 3 चीजों पर चर्चा करवाएंगे। तो फिर उसके बाद सिलेबस की भी चर्चा करवा लेंगे। तो सबसे पहले आप समझिए कि फिलॉसफी क्यों, फिलॉसफी है क्या। जब हम इस प्रश्न की बात करते हैं तो देखो फिलॉसफी का 2 टर्म्स होते हैं कि फिलॉसफी सबसे पहले हिंदी में जो भारतीय संस्करण है इसको कहते हैं दर्शन, और जो इंग्लिश है वेस्टर्न फिलॉसफी, यहां इसको फिलॉसफी कहते हैं। जब आप सामान्य अर्थ में आते हो तो सामान्य अर्थ में इन दोनों का मतलब एक ही होता है कि दर्शन मतलब फिलॉसफी, फिलॉसफी मतलब दर्शन। लेकिन चूंकि हम लोग ऑप्शनल पढ़ने जा रहे हैं, आप एक एलिट क्लास के हैं, नतीजन हमारे लिए फिलॉसफी और दर्शन 2 अलग अलग टर्म होंगे। चूंकि हम लोग गूढ़ार्थ को ही पकड़ेंगे, वैसे भी आप ऑप्शनल में जा रहे हैं, जीएस के लेवल पे या सामान्य स्तर पे, सामान्य बोलचाल की भाषा में हम इसको मान सकते हैं एक। लेकिन गूढ़तम बात यदि करें तो फिलॉसफी और दर्शन 2 अलग अलग चीज हैं। इसका कारण क्या है कि दोनों की जो ओरिजिनेशन हुई है, ओरिजिनेशन मतलब दोनों की जो व्युत्पत्ति या दोनों का जो डेवलपमेंट, विकासक क्रम रहा है, वो अपनी अपनी अलग अलग पृष्ठभूमि रही है। भारतीय परंपरा में कुछ अलग पृष्ठभूमि रही है और वेस्टर्न में कुछ अलग रही है। ग्रीक दर्शन से ये शुरू होता है। तो जब वेस्टर्न कल्चर की बात करें तो ये जो फिलॉसफी है हमारा, इस फिलॉसफी का मतलब होता है फिलॉस प्लस सोफिया। ये जो टर्म्स है ना यहां, ये फिलॉस का मतलब होता है ज्ञान की देवी और सोफिया का मतलब होता है, मतलब 2 का मतलब कि ज्ञान के प्रति प्रेम। ज्ञान के प्रति जो फिलॉसफी है इसका मतलब हुआ कि किसी भी प्रश्न के, वेस्टर्न में कहा जाता है, ये नॉर्मल आप अपनी दुनिया में भी देखेंगे तो होता है कि किसी भी चीज के बारे में मनुष्य और जानवर में क्या फर्क है। यही फर्क है कि हमारे में विवेक की शक्ति है। हम सोचते हैं कि कोई चीज क्यों बना, कैसे बना, इसका व्युत्पत्ति कैसे हुई, इसकी अंत कैसे, इसके प्रारब्ध क्या है, मतलब इसकी पोटेंशियल क्या है। जब हम इन चीजों के बारे में सोचते हैं तो ये हमारे मनुष्य होने की महत्ता को बताती है या बढ़ाती है। लेकिन जब इन चीजों से बेफिक्र होकर हम सिर्फ जो जैसा है उसको वैसा ही ले रहे हैं तो ये जानवर पर हमारा दिखाता है। जो कि टेबल, चेयर, कुर्सी या जानवरों में ये बातें नहीं होती, वो एज ए चीजों को स्वीकार कर लेता है। तो फिलॉसफी क्या है, ये प्रश्न से शुरू हुआ है, क्वेश्चनिंग करने से। अब क्वेश्चनिंग मतलब किसका क्वेश्चनिंग, कि किसी भी चीज के बारे में क्या है, नहीं है, कैसे है, ये तो ज्ञान मीमांसा। मतलब हम बात करें फिलॉसफी जो टर्म्स है वो ज्ञान आपका क्या है, कैसे है, क्या करते हैं, किस तरह होना चाहिए, इस पे बात करता है फिलॉसफी। ठीक है, प्रश्न की बात करता है। वहीं भारतीय परंपरा में जब आएंगे तो ये दर्शन होता है, और दर्शन का मतलब होता है दृश्यते। दृश्यते दैट मीन जिन चीजों को आप देख रहे हो उसे उन्हीं परिप्रेक्ष्य में समझने की कोशिश करो। मतलब यहां फिर समझिए, एक्सेप्ट नहीं करना है लेकिन उन चीजों को जैसा है उसी परिप्रेक्ष्य में समझने की कोशिश करते हैं, ये दर्शन होता है। तो मूलतः जो इसकी व्युत्पत्ति हुई है वो इस अर्थ में हुई है कि दुखों से मुक्ति। भारतीय परंपरा में जो भी चिंतन हुआ है उसकी शुरुआत दुख से मुक्ति के लिए है। हम लोग शुरू से ही परमार्थिक रहे हैं, हम स्वर्ग नर्क की कल्पना करते हैं। मतलब हमारी इच्छा होती है कि ये जो इस दुनिया के दुख है उससे किस तरह मुक्ति पाया जाए, और इसके लिए जब हम प्रश्न प्रतिप्रश्न की ओर बढ़ते चले तो दर्शन का शुरुआत हुआ। और यहां क्या होगा, यहां इंटेलेक्चुअल सेटिस्फैक्शन, बौद्धिक संतुष्टि। जो फिलॉसफी है वो इंटेलेक्चुअल सेटिस्फैक्शन की बात हो रही थी, और जो दर्शन है वो किसकी बात हो रही थी, दुखों से मुक्ति की बात हो रही थी। ये था बिटवीन विचारधारा। इस विचारधारा की यदि बात करेंगे तो एक कोर टर्म समझिए, हमारे यहां कहा जाता है दर्शन के लिए श्रद्धा होनी चाहिए,
और फिलॉसफी के लिए संदेह होना चाहिए। मेन उद्देश्य दोनों का यही, मेन फंडामेंटली अलग है ये। दर्शन किस पे है? श्रद्धा पे। और जो ये है फिलॉसफी, वो किस पे है? ये संदेह पे है। मतलब हर एक चीज पर संदेह करिए। सुकरात ने कहा था कि यदि आप संदेह नहीं करते, इसका मतलब आप मरे हुए हैं, मृतप्राय हैं, क्योंकि संदेह करना ही आपको बताता है कि आपकी जीवंतता है। और भारतीय परंपरा में क्या है कि संदेह करना नहीं है, आपको एक्सेप्ट करनी है। दोनों की अपनी अपनी अच्छाइयां और अपनी अपनी बुराइयां हैं। इसीलिए विकासक क्रम में जब हम आगे बढ़े तो दोनों फिलॉसफी और दर्शन एक जगह आके सिंक होता है। इसीलिए सामान्य भाषा में दर्शन और फिलॉसफी को एक मान लिया जाता है, लेकिन गूढ़ार्थ में दोनों को अलग माना जाता है। इसलिए यहां एक लाइन होती है, श्रद्धा व लभते ज्ञानम और संशयात्मा विनश्यति। यहां कहा जाता है कि संशयात्मा लभते ज्ञानम श्रद्धा व विनश्यति। मतलब यदि आप बहुत श्रद्धा करते हो, एक एग्जाम्पल के तौर पर समझो, कहा जाता है कि हमारी बात, हर बात को आप एज इट इज मान लेते हो, इसका मतलब आप में जीवंतता नहीं है, ये मूर्खता की निशानी है। कहा जाता है कि हमारी बात को आप इसलिए एक्सेप्ट करिए, इसलिए नहीं कि मैंने कहा है या किसी धर्म ग्रंथ या किसी महापुरुष ने कहा है। आप किसी बात को इसलिए एक्सेप्ट करिए कि आपकी इंटेलेक्चुअल को सेटिस्फाइड करता है। मतलब संदेह हर चीज पर करना चाहिए। लेकिन भारतीय परंपरा में जब आएंगे तो कहता है संदेह कितना, कहां तक संदेह करेंगे? यदि आप हर चीज पर संदेह करेंगे तो आप अपने घर में भी एक सेकंड नहीं जा सकते। क्या पता जो आपके क्लोज लोग हैं, आपके दोस्त हैं, आपके मित्र हैं, आपके मदर हैं, आपके फादर हैं, क्या पता उन्हीं की सोच बदली होगी और वो सोच रहे होंगे कि आज आप आएंगे, आपको कुछ नशा खिलाएंगे, आपकी किडनी बेच लेंगे। चांसेस ये हो सकते हैं, ऐसे तमाम आपने न्यूज पढ़ा होगा, लोग बच्चे को ही बेच देते हैं। तो मुद्दा है, यदि आप इतना संदेह करके जाएंगे तो अपने घर ही नहीं पहुंच सकते, और संदेह नहीं करेंगे तो ये जानवर पना हुई। तो प्रश्न आया कि इसके बीच में बैलेंसिंग कहां करें, कितनी श्रद्धा और कितना संदेह। यही आज का हमारा मेन मोटो होगा। तो आई होप कि दर्शन और फिलॉसफी का मतलब आप समझ गए होंगे। ये है दर्शन। अब दर्शन को आप पढ़ने से क्या फायदा? देखो, दर्शन सबसे पहले सिविल में क्यों लाया गया? यूपीएससी में दर्शन एक ऑप्शनल पेपर है, और दर्शन की जो आवश्यकता है वो इसलिए आवश्यकता है कि दर्शन एक जीवंत सब्जेक्ट है। जीवंत सब्जेक्ट का मतलब ये पूरी तरह आपके जीवन से जुड़ा हुआ है। आपके जीवन से जुड़ा होने का मतलब ये है कि हर एक व्यक्ति, चाहे वो दार्शनिक किताबों को पढ़ता है अथवा नहीं पढ़ता है, बाकायदा एज अ ट्रेनिंग, बाकायदा ट्रेनिंग के रूप में उसे दर्शन पढ़ाई गई है या नहीं, इससे बहुत अधिक महत्व नहीं मिलता। लेकिन चूंकि आपकी चीजों को देखने की आपकी एक विशिष्ट नजरिया है, आपके स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स है, स्पेसिफिक स्पेसिफिकेशंस हैं, नतीजन आप एक हद में अपने स्तर पे ही सही एक दार्शनिक हो। दुनिया का हर व्यक्ति अपने अपने स्तर पे दार्शनिक है, चूंकि देखने की नजरिए सबके भिन्न भिन्न है। अब प्रश्न उठता है कि जब दर्शन को पढ़ते हैं तो दर्शन एक विभिन्न आयामों को आपके साथ ऐड करता है। आपकी जो पर्सोना है, आपकी जो व्यक्तित्व है, उसके विभिन्न आयामों को निखारता है। एक रॉ मटेरियल, कच्चा माल प्रोवाइड करता है, ताकि आप उन अर्थों में चीजों को एक नए परिप्रेक्ष्य में समझने की कोशिश करेंगे। दर्शन इसलिए पढ़ाया जाता है, और इसीलिए जब आप दर्शन को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये सारी घटनाएं हमारे साथ ही हो रही हैं, या आप एक नियंता हो, या करता धरता, कुछ इस तरह की फीलिंग आएगी। तो मतलब आपको ये कभी बोझिल नहीं होगा। इसलिए दर्शन पढ़ा जाता है। अब सिविल में इसका क्या बेनिफिट मिलेगा, ये बात समझिए। सिविल में जब आएंगे तो ऑप्शनल पेपर के रूप में एक मेजर चंक, जो अधिकांश मार्क्स हैं, वो तो ये हैंडल करेगा ही। और ऑप्शनल पेपर के रूप में भी यदि बात करें तो फिलॉसफी की जो सब्जेक्ट है, छोटा सिलेबस है इसका, छोटा सिलेबस है, सारगर्भित सिलेबस है, और सिलेबस अधिकांशतः बदलता नहीं है, लगभग एक रहता है। और चूंकि मौलिकता की इसमें मांग होती है, इसलिए फैक्ट रखने की आवश्यकता नहीं होगी। आपकी अपनी भी मौलिकता होगी, और जितनी अधिक मौलिकता होंगे मार्क्स उतने अधिक मिलेंगे। तो एक तो वो मैटर कंप्लीट हुआ। दूसरा मैटर की बात करें कि क्यों फिलॉसफी हम ऑप्शनल के रूप में लें, तो यूपीएससी में जब आएंगे तो एक मेजर चंक, मतलब एक दूसरा बड़ा पेपर आपका एसे का होता है। जब ऐसे की पेपर की बात करेंगे तो हाल के दिनों में जब आप देखे होंगे ऐसे का पेपर पिछले 4-5 साल से, तो 2 सेक्शंस आ रहे हैं, और 2 सेक्शंस में जो पहला सेक्शन होता है ऐसे का, वो कंप्लीटली फिलोसॉफिकल बैकग्राउंड का होता है। कंप्लीटली फिलोसॉफिकल बैकग्राउंड का मतलब ये होगा कि उसमें फैक्ट सीट की बहुत अधिक आवश्यकताएं नहीं होंगी। यदि आप बहुत ज्यादा फैक्ट पढ़े हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी पढ़े हैं, इससे आप उस ऐसे को नहीं लिख सकते। उस ऐसे के लिए आपको पूरी तरह एक कल्पनाशीलता होनी चाहिए, काल्पनिक दुनिया में रहनी चाहिए। आप यदि काल्पनिक दुनिया में होंगे, चीजों को समग्रता के साथ जोड़ सकेंगे, तभी आप लिख पाएंगे। जैसे कुछ उदाहरण हम आपको दें कि 2020 का ही क्वेश्चन है। 2020 के क्वेश्चन में है कि मनुष्य होने और मानव बनने के बीच का लंबा सफर ही जीवन है। मतलब बीइंग ह्यूमन एंड ह्यूमैनिटी, मतलब जो आज आप ह्यूमन हैं और जो मानव बनने जा रहे हैं, जो बनना जाएगा, इन दोनों के बीच के एक लंबा सफर ही क्या है? जीवन है।
मतलब ये कहा जाता है, इसी अर्थ में एक बार पहले भी पूछा गया है, कहा जाता है कि आदमी वो नहीं है जो वो है, आदमी वो है जो वो नहीं है। प्रश्न का मतलब समझ में है? अब सोचो कितना एक विवादास्पद सा कंट्राडिक्टरी सा पॉइंट है। कहा जाता है कि आप वो नहीं हैं जो आप हैं, आप वो हैं जो आप नहीं हैं। बहुत पहले ये प्रश्न था, 2020 में ये प्रश्न आ गया। इसी तरह के प्रश्न आते हैं कि मतलब आप इस प्रश्न का भी डिस्कशन हम लोग आगे करवाएंगे, कैसे आप लिख पाओगे इस चीजों को। कारण ये भी है कि आज आप जो भी हैं, यदि आप यही होते, बीइंग होते, तो फिर आप आगे आपकी प्रगति नहीं होती, प्रगति में अवरोधकता आती है, आप खत्म हो जाते, वहीं शांत हो जाते, और ये किसकी जड़ता की निशानी होती। चूंकि आपकी पोटेंशियल है, आपकी क्षमता है, आपकी बौद्धिकता है, आप समझते हो कि आप वो नहीं हैं जो आप आज हैं, आपको कुछ और बनना चाहिए। सिविल की तैयारी करने आए हो, क्यों आए हो? एक अपूर्णता की फीलिंग आपके अंदर है कि हम अपूर्ण हैं, हमें कुछ और होना चाहिए। इसी अपूर्णता की पूर्णता को प्राप्ति के लिए आप सिविल की तैयारी करते हैं, व्हाट्सएप जो भी जीवन के जिस आयाम में आप अपने आप को विकास, विकसित और परिवर्धित करते हैं। यदि आपको पता चल रहा है यही संतुष्टि, तो संतुष्टि होने का मतलब है कि कोई विकास नहीं, आप जड़ हो जाएंगे। दूसरा प्रश्न एक टर्म है कि माइंडफुल मैनिफेस्टो इज द कैटलिस्ट ऑफ ट्रैंक्विल सेल्फ। ये भी 2020 का ही क्वेश्चन है, मतलब विचार परक संकल्प शांत चित्त रहने का उद्देश्यक है। अब सोचो, ये ऐसे टर्म्स हैं जहां कितने भी फैक्ट शीट आप पढ़ लेंगे, आपकी बस की नहीं होगी राइट करना, जब तक कि आपके पास फिलोसफिकल थॉट्स नहीं हो। तो पहला जो सेक्शन होता है ऐसे का, वो फिक्स है, फिलोसफिकल बैकग्राउंड का ही है। और पिछले 3-4 साल क्वेश्चंस में आप देखोगे तो सेकंड सेक्शन, जो सेक्शंस बी होते हैं, जिसमें भी कुछ मतलब फैक्चुअल बेस्ड होता है, उसमें भी एक आध टॉपिक अब स्पेशली आ रहा है फिलोसफिकल, और ये ट्रेंड दिन ऑन दिन बदलता चला जाएगा। जब ऐसे लिखने का मतलब ये होगा कि पूरी तरह फिलोसफिकल एसेज, जो कि आप नेतृत्व करने जा रहे हैं। आपसे फैक्ट शीट की उम्मीद नहीं की जाती है कि आप किसकी लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड कितना है उसको याद करके जा रहे हैं, उससे मतलब कोई आंसर्स निकल जाएगा, इसका कुछ मत तो नहीं होगा। एक कल्पनाशीलता, एक नेतृत्व क्षमता, एक विचार परकता आपके अंदर होनी चाहिए, और इसके लिए फिलोसफी आपको गाइड करवाएगा। तो फाइनली हमने क्या क्या समझा? पहला एक जीवंत है, दूसरा ऑप्शनल के रूप में तो है ही, ऐसे आपका कंप्लीट हो जाएगा यहां से। तीसरी बातें होंगी कि जब आप इंटरव्यू में आएंगे तो इंटरव्यू में पर्सोना एनहेंस होगा, और एक और महत्वपूर्ण पॉइंट होगा फिलोसफी का बेनिफिट। जो आपका चौथा पेपर ऑफ द जीएस है वो कौन सा है? एथिक्स। और एथिक्स कंप्लीटली फिलोसफी से ही निकला हुआ पार्ट्स है। कुछ लोग कहते हैं कि उसमें कुछ पार्ट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड साइकोलॉजी की भी है, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और साइकोलॉजी की भी जो उत्पत्ति है कहीं ना कहीं फिलोसफी से ही हुई है। इसीलिए जब हम फिलोसफी के सेकंड पेपर को पढ़ेंगे तो राजनीतिक और सामाजिक विचारधारा की जब चर्चा करते हैं, उसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की भी वो तमाम थॉट प्रोसेस, वो फ्लेक्चुअलिटीज आ जाएंगी जो उसके लिए रिक्वायर्ड है। तो मतलब ये होगा कि आपको अकेला फिलोसफी पढ़ने से कितने सारे सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे। सबसे पहला तो यदि हम डायरेक्टली बात करें कि डायरेक्ट बेनिफिट क्या मिलेगा आपको, एक तो ऑप्शनल पेपर के रूप में, ऑप्शनल पेपर, दूसरा क्या है ऐसे के फॉर्मेट में मिल जाएगा, और तीसरा क्या है एथिक्स। अब सोचो कितना बड़ा मेजर चंक आपका यहां से कवर हो रहा है, ये डायरेक्ट बेनिफिट है। इनडायरेक्ट बेनिफिट क्या है? जो पर्सनल इंटरव्यू होगा आपका, व्यक्तित्व परीक्षण, वहां भी इसी बात की टेस्टिंग की जाती है कि आपकी नेतृत्व क्षमता, वक्तृत्व क्षमता कितनी है। तो पर्सनल इंटरव्यू में जब आएंगे तो वहां भी बेनिफिट होगा। और चौथा की बात कर ले तो होल सिविल से बियॉन्ड कहा जाता है कि तैयारी करने का मतलब ये नहीं है कि केवल परीक्षा के लिए तैयार हो, एक रोबोट बन रहे हो, ऐसा नहीं है। यूपीएससी की मांग ये नहीं कि केवल आप रोबोट बन जाए, यूपीएससी की मांग है कि एक व्यक्ति भी बनना चाहिए। आप सामाजिक और जो सांस्कृतिक रूप से एक सभ्य व्यक्ति बने, और सभ्य व्यक्ति बनने के लिए भी आपकी एक पर्सोना एनहेंस होनी चाहिए। तो आपका जो व्यक्तित्व विकास है सामान्य, मतलब ये जो पर्सनल इंटरव्यू है ये तो यूपीएससी की कैद लिए तो है ही, इसके अपेक्षाकृत, लेकिन सामान्य स्तर में भी जब हम बात करें तो सामान्य स्तर में भी एक संपूर्ण या इंटीग्रेटेड पर्सनैलिटी का विकास ये करवाएगा आपको। इंटीग्रेटेड पर्सनैलिटी, इंटीग्रेटेड पर्सोना के डेवलपमेंट में ये आपका हेल्प करेगा। तो समझ में है एथिक्स हमें क्यों पढ़ना है, क्या करना है, नहीं करना है, इन चीजों की बात करना। चलिए अब हम लोग कुछ अपने मुद्दे पे आते हैं और डिस्कस करते हैं कि एथिक्स है क्या। एथिक्स है फिलॉसफी। सामान्यतया चूंकि हम लोग भारतीय दर्शन और पश्चिमी दर्शन दोनों ही पढ़ेंगे, हाँ प्रश्न यह है कि सामान्य बोलचाल की भाषा में हम भी दर्शन का मतलब फिलॉसफी और फिलॉसफी का मतलब दर्शन ही इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जब आप गूढ़ अर्थ में आएंगे तो दोनों डिफरेंट डिफरेंट है। तो थोड़ा सा हम सिलेबस की चर्चा कर लें कि सिलेबस क्या क्या है। देखिए जो फिलॉसफी का सिलेबस है
फिलॉसफी एज ऑप्शनल जब सिलेबस की बात करें तो कई सारी स्टेट्स, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में 3 स्टेट्स में ऑप्शनल भी हैं ये। पहला तो एक हम बात करें यूपीएससी, यूपीपीएससी जिसको आप यूपीपीसीएस भी कहते हैं, और बीपीएससी। ये 3 एग्जाम में आपको यूपी फिलॉसफी एज ऑप्शनल मिल जाएंगे और ये कॉमन है जहां पूरे इंडिया के सारे लोग फिलअप कर सकते हो फॉर्म। और जितने भी स्टेट में उसमें अलग अलग भाषा की अनिवार्यता होती है, वहां की लोकल भाषा। इस तीनों ही स्टेट में लोकल भाषा की अनिवार्यता नहीं है, इसलिए पूरे इंडिया के लिए होगा। यूपीएससी और यूपीपीएससी ये जो दोनों सिलेबस है वो अक्षरशः सेम है। कुछ क्वेश्चन की पैटर्न की बातों को यदि छोड़ दिया जाए, मतलब जो प्रश्न की स्तरीयता होती है उन स्तरीयता को यदि छोड़ दिया जाए तो उसके अलावा ये सिलेबस इसका पूरी तरह सेम है। हाँ, प्रश्न का अंतर कुछ अलग होता है। बीपीएससी की यदि हम बात करें तो इसका सिलेबस जो लिखा गया है वो शाब्दिक रूप से कुछ अलग है, बट यदि गूढ़ार्थ में देखा जाए, मूलार्थ में देखा जाए तो ये भी लगभग इसका सेम ही है। हाँ, चूंकि इसके राइटिंग में जो अक्षरशः की बात करें उसमें भी थोड़ा सा डिफरेंस इसको किया है, और चूंकि बीपीएससी की प्रश्न की प्रकृति भी कुछ अलग है, आने वाले इस वर्ष में ये भी बदलने वाला है। तो अभी तत्काल वर्तमान की यदि बात कर ले, बीपीएससी की जो प्रश्न की प्रकृति है वो प्रश्नों की संख्या कम होती है, एक ही पेपर होते हैं, और मार्क्स जो प्रश्न के मार्क्स हैं मतलब अंक हैं वो अंक अधिक होते हैं। नतीजन इसकी प्रकृति और प्रवृत्ति, लेखन शैली और रिप्रेजेंटेशन इसका कुछ डिफरेंट होगा, लेकिन जो कॉन्टेक्स्ट है, जो मुद्दा है वो लगभग सेम ही होगा। हम सबकी अलग अलग स्तर पे व्याख्या कर लेंगे। तो थोड़ा सा पहले हम सिलेबस की चर्चा करें, इनके यूपीएससी और यूपीपीसीएस की चर्चा करते हैं। देखो, इस दोनों ही सेक्शन में 2 पेपर होते हैं आपके, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकेंड। ऑप्शनल की बात करते हैं, बीपीएससी में केवल एक ही पेपर होता है। ये जो फर्स्ट पेपर होगा, फर्स्ट पेपर में हम चर्चा करते हैं हिस्ट्री एंड प्रॉब्लम्स ऑफ फिलॉसफी। हिस्ट्री एंड प्रॉब्लम्स ऑफ फिलॉसफी। और यहां है सोशल एंड रिलीजियस फिलॉसफी, सामाजिक और राजनीतिक दर्शन, सामाजिक एवं राजनीतिक दर्शन। सामाजिक एवं मत लिखो इसको, बेहतर होगा कि और कर लो, सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक दर्शन। सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक दर्शन, ये पार्ट्स हैं इसके। अब प्रश्न उठता है कि इसमें भी सिलेबस के कैसे मार्क्स होंगे। तो जो फर्स्ट पेपर भी होंगे इसमें भी 2-2 सेक्शंस होते हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। तो जो सेक्शन ए होगा इसमें हमारा हिस्ट्री ऑफ प्रॉब्लम्स में 2 पार्ट हो जाएंगे। एक पार्ट, जो पहला पार्ट होगा, इसमें वेस्टर्न, पश्चिमी विचारधारा की बात की जाती है, पश्चिमी विचारधारा। और जो ये है इसमें पूर्वी विचारधारा, पूर्वी मतलब ओरिएंटल, मतलब क्या होगा, भारतीय परंपरा। इसमें हम लोग भारतीय दर्शन की चर्चा करते हैं। इसका जो सेक्शन ए और बी होगा, तो सेक्शन ए की बात कर लें तो सामाजिक और राजनीतिक, और जो सेक्शन बी होंगे वो होगा धर्म दर्शन। ये आपका सिलेबस है और बीपीएससी में ये सारा एक साथ है। ठीक है, इन सिलेबस को डिटेल में जब हम लोग इसको शुरू करवाएंगे तो भी करवाएंगे कि क्या क्या है, नहीं है, क्या करना है, और आप सिलेबस देख भी लेंगे। अब प्रश्न उठता है कि जो फिलॉसफी है कैसे पढ़ें, कैसे इसकी शुरुआत करें, कैसे चीजों को समझने का प्रयास करें। तो सबसे पहले चूंकि आपके सिलेबस सेक्शन ए में वेस्टर्न फिलॉसफी है तो हम वेस्टर्न से ही चर्चा करते हैं एज इट इज। फिर हम लोग इंडियन में आएंगे, फिर सोशियो पॉलिटिकल्स, एंड देन आफ्टर रिलीजियस फिलॉसफी में हम लोग आएंगे कि रिलीजियस फिलॉसफी क्या होता है। देखो, मूलतः दर्शन की जब भी बात करें तो चाहे वो भारतीय परंपरा हो या वेस्टर्न परंपरा हो, दोनों ही परंपरा में आएंगे तो दार्शनिक या दर्शन का जो जन्म हुआ वो कैसे हुआ। दर्शन को कहा जाता है मदर ऑफ ऑल साइंस। जो दर्शन है ना, ये मदर ऑफ ऑल साइंस है। क्या मतलब इसका, जैसे जैसे व्यक्ति का विकास होता है, व्यक्तित्व का विकास होता है,
वैसे वैसे विवेक का जागरण होता है, और जैसे जैसे आप में विवेक जागृत होगा, आप में संदेहास्पदता की उत्पत्ति होगी। आप प्रश्न पूछने की कोशिश करेंगे, प्रश्न प्रति प्रश्न, दुनिया में अपनी प्रभावशीलता का भी आकलन करेंगे, दूसरे की प्रभावशीलता का भी आकलन करेंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स की भी चर्चा करेंगे, संघर्ष विरोध की भी चर्चा करवाएंगे, और अंततः आपकी इच्छा होगी कि दुनिया में अपनी विचारधारा को थोपे या अपनी विचारधारा से दुनिया को गाइड करे। ये जो एक हमारी सोच में थोड़ी सी क्या कहें, या तो वृद्धि कहो या विकृतता कहो, दोनों ही चीजें हैं। दोनों ही चीजें में जब आप इस और अग्रसर होते हैं तो ये जो थॉट प्रोसेस, इसी से दर्शन का जन्म होता है। तो मूलतः दर्शन में दो समस्याएं होती हैं, दोनों ही इंडियन और फिलॉसफी में। एक टर्म है मेटाफिजिक्स का, और दूसरा है एपिस्टेमोलॉजी। दर्शन में मूलतः दो टर्म की चर्चा की जाती है, मेटाफिजिक्स एंड एपिस्टेमोलॉजी। इसको कहते हैं हम लोग तत्व मीमांसा, और इसको कहते हैं ज्ञान मीमांसा। दर्शन की शुरुआत यहीं से हुई है, तत्व मीमांसा और ज्ञान मीमांसा। अब प्रश्न उठता है, ये मेटाफिजिक्स क्या है और एपिस्टेमोलॉजी क्या है, तत्व मीमांसा या ज्ञान मीमांसा क्या है। देखो, ये जो तत्व मीमांसा है, मेटाफिजिक्स, तत्व का मतलब ही आप समझ लो, मेटा का मतलब होता है इस दुनिया से पार, अलग, और फिजिक्स मतलब भौतिक, जो फिजिकल साइंस हम पढ़ते हैं ना, कि इस दुनिया के सूरज, चांद, तारा, धरती, इन सारी चीजों के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो मेटाफिजिक्स के अंतर्गत इनसे बियॉन्ड, जो हमारे नॉर्मल प्रत्यक्ष में नहीं है, जिसको हम डायरेक्टली अपनी जो हमारी पंच ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, उन सेंस ऑर्गन्स से जिन्हें हम फील नहीं कर पाते, उन चीजों को, वो वाला जो फिजिक्स है, इसको कहते हैं मेटाफिजिक्स, मतलब इस दुनिया से बाहर की दुनिया। अब इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह हुआ कि सामान्यतः आप क्या समझते हैं, हमने कहा कि जैसे जैसे आपकी बौद्धिकता बढ़ती है, आपकी संशयात्मकता बढ़ती है, आप प्रश्न पूछना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले व्यक्ति का प्रश्न आया कि आखिर हम आए कहां से हैं, आए कहां से? चलो, इसका उत्तर तो मिल भी जाता था कि हमारी जन्म हुई, लेकिन प्रश्न ये उठता है कि फिर हम मरते हैं तो क्या होता है? क्या हमारा पुनर्जन्म भी होता है? आत्माएं हैं या नहीं है? दुनिया के जो रूल रेगुलेशंस, आंधी तूफान, बारिश, भूकंप, इन चीजों को कौन गाइड करता है? ये कोई ईश्वर है या अपने आप हो रहा है, प्रकृति का नियम है? यदि प्रकृति का नियम है भी, तो किसने इसे बनाया, किसने गाइड किया? मरने के बाद क्या होता है? स्वर्ग है, नर्क है, पुनर्जन्म है, पाप है, पुण्य है, क्या है? इन चीजों को हम क्यों कोई कार्य करें, क्यों कोई कार्य नहीं करें? यदि हम करते हैं तो इसका इंपैक्ट कितने दिनों के बाद होता है, क्या होता है? इन सारी चीजों की जब चर्चा करते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं तत्व मीमांसा। तत्व मीमांसा का मतलब मेटाफिजिक्स, मतलब इस दुनिया से परे, जिसको हम नॉर्मल सेंस ऑर्गन से फील नहीं कर सकते, समझ नहीं सकते, इसको केवल हम बौद्धिकता के स्तर पर ही समझ सकते हैं। और इसके बारे में जब आप डिस्कशन करते हैं, सोचते हैं, तो यही आपकी बौद्धिकता की चरम परिष्करण की द्योतक है, और इसी से आपकी ह्यूमन, मतलब एक आदमी होने की पहचान भी मिलता है, विवेकशील आदमी। तो तत्व मीमांसा में हमने चर्चा कैसे की कि दुनिया कैसे बनी, दुनिया क्या है, ये आत्मा है या नहीं है। आगे हम लोग डिस्कशन करवाएंगे कि इसके बारे में कॉस्मोलॉजी में क्या पढ़ते हैं, सोल में क्या पढ़ते हैं। स्वर्ग है, नरक है, स्वर्ग नरक, पाप पुण्य, अच्छा बुरा, ये जो चीजें हैं, कर्म क्यों करें, कर्म नहीं करें, यह मेटाफिजिक्स में हम लोग पढ़ते हैं। दूसरी बात करते हैं एपिस्टेमोलॉजी। अब जब ये प्रश्न हमने डिस्कशन करना शुरू किया तो क्या कहें, क्योंकि ये सेंस ऑर्गन से इनको हम फील नहीं कर सकते, तो सेंस ऑर्गन से नहीं फील करते हैं तो नतीजा क्या होगा, हम अपनी बौद्धिकता और बौद्धिकता की जो निर्माण है वो हम सारे में अलग अलग है। चूंकि हमारी व्यक्तित्व जो बौद्धिकता है वो क्या है, व्यक्तित्व विशिष्ट है। कहा जाता है इंटेलेक्चुअलिज्म इज पर्सन स्पेसिफिक या इंडिविजुअल स्पेसिफिक, मतलब व्यक्ति विशिष्ट का मतलब ये हुआ, ये बात समझिए, दो टर्म होता है, एक होता है सब्जेक्टिव, एक होता है ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव का मतलब हुआ कि जो चीजें हम अपने स्तर पर, हमारे स्तर पर हमारे लिए कुछ सही है, आपके स्तर पर कुछ और सही है, तीसरे के लिए कुछ और सही है। जैसे हम बात करते हैं 9, यदि हमने 9 लिखा, आप इधर से देखते हैं तो आपके लिए 6 दिखेगा और इधर से देखते हैं तो 9 दिखेगा। दोनों में गलत कौन है, सही कौन है, इसके निर्णय किसी कीमत पे नहीं किया जा सकता, ये सापेक्ष होगा। तो कहा जाता है जो चीजें व्यक्ति दर व्यक्ति बदलता चला जाता है उसको हम लोग कहते हैं रिलेटिविस्टिक या सापेक्ष। तो ये क्या है मेटाफिजिक्स, ये हो जाएगा व्यक्ति सापेक्ष। व्यक्ति सापेक्ष मतलब इंडिविजुअल स्पेसिफिक,
अब जब ये व्यक्ति स्पेसिफिक हो जाएगा, इंडिविजुअल स्पेसिफिक, तो फिर कॉन्फ्लिक्ट्स आने शुरू हो जाएंगे। हम कहेंगे आत्मा है, आप कहेंगे नहीं है, हम कहेंगे ईश्वर है, आप कहेंगे नहीं है, ईश्वर है तो कितने हैं, इनकी संख्याएं कितनी है। जब इन सारी चीजों पर डिस्कशन करेंगे तो तमाम विरोधाभास का आना शुरू निश्चित हो जाएगा। अब जब इन विरोधाभास का आना निश्चित हो जाएगा तो फिर हमारी बौद्धिकता एक नई आयाम को छुएगी, और वो जो बौद्धिकता एक नई आयाम को छुएगी, उस आयाम में प्रॉब्लम है क्या? क्लियर दिख रहा है ना विजुअल? ओके। जब बौद्धिकता एक नई आयाम को छुएगा, इसका मतलब क्या होगा कि आप तब इसी पे प्रश्न उठाएंगे कि ये जो मेटाफिजिक्स का डिस्कशन कर रहे हो आखिर किस आधार पे कर रहे हो। ये जो आप ज्ञान मिलता है, नॉलेज मिलती है मेटाफिजिक्स को डिस्कशन करने के लिए, मतलब मेटाफिजिक्स को डिस्कशन करने के लिए आपकी क्या जरूरत होगी? ज्ञान। तो ये प्रश्न उठाता है कि ये जो ज्ञान की बात करते हो, ये ज्ञान ही क्या है। सबसे पहले जब विरोधाभास आया, हमने कहा, हमने निष्कर्ष निकाला, हमें ईश्वर के बारे में पता चला, आपको ईश्वर के बारे में पता चला। तो अब क्वेश्चन ये है कि जब दोनों ही भिन्नता है तो ज्ञान, तो पहले हम ज्ञान की ही डिस्कशन कर लें। मीमांसा का मतलब होता है वेल डिस्कशन, पूरी तरह वेल इन्वेस्टिगेशन। आप समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो हम सोच रहे हैं वो सही है या नहीं है। तो ज्ञान मीमांसा में हम इस बात की चर्चा करते हैं कि आखिर ज्ञान क्या है। जिस ज्ञान की ही चर्चा, जो पैरामीटर्स है आपका, वो पैरामीटर्स ही हमारा सही है या नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझो, आप कहा जाता है ना, साइंस में पढ़ते होंगे कि लाल गुलाब का फूल है। लाल गुलाब का फूल हमेशा लाल ही नहीं दिखेगा, ये आपके आंखों की कलर, मतलब आपकी आंख कैसी है या आप किस प्रकाश में उसे देख रहे हो, आपके चश्मे का रंग कैसा है, उससे भी डिसाइड होता है। आप चश्मे का कलर बदल लोगे तो गुलाब आपके अलग दिख जाएंगे, ये कुछ अलग दिख जाएंगे, ऐसा कुछ अलग। तो अब यही, आप सनग्लास पहनते हो, धूप आपको कैसे छाया की तरह दिखने लगती है। तो प्रश्न ये है कि ओरिजिनल क्या है। सारी चीजों तो हम किसी पट्टी के थ्रू ही देखते हैं, इसलिए सबसे पहले हम लोग ज्ञान मीमांसा ही कर लें कि ज्ञान क्यों ऑथेंटिक है, ऑथेंटिक नॉलेज क्या है। तो ये किसमें विकास हुआ? ज्ञान मीमांसा में। इसमें हम बात करते हैं क्या कि ज्ञान है क्या, ज्ञान क्या है, इसकी ऑथेंटिसिटी क्या है। ऑथेंटिसिटी का मतलब इसकी प्रामाणिकता क्या है, इसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, प्रामाणिकता क्या है, और इसकी उपलब्धता कैसी है, प्रारब्ध कैसा है, मतलब ये अवेलेबल, ये कैसे लोग इसको डेवलप कर पाते हैं, कैसे हम समझ पाएंगे, कैसे इस लाइक बन पाएंगे कि वो पर्टिकुलर ज्ञान हमें हो जाए। हम इन चीजों की चर्चा कर लेंगे। अब इसी में जब आएंगे तो इसी के लिए भी अपने अपने कई सारे फिलोसफर्स के ग्रुप बने, यहां भी कई सारे फिलोसफर्स के ग्रुप बने। इस फिलोसफर्स के ग्रुप में दो मुख्यतया आए। एक आता है, कहा जाता है कि जो रैशनलिज्म, बुद्धिवाद की बात करता है। एक कहता है ज्ञान मीमांसा में कि बुद्धि, जो बुद्धि है, बुद्धि ही सर्वोच्च है, रैशनलिज्म। और दूसरा आता है एम्पिरिसिज्म, मतलब ये हुआ अनुभववाद, जो आपका अनुभव है वो महत्वपूर्ण है, कोई भी ज्ञान जन्मजात नहीं होता है। तो इस दोनों में भी बताएंगे। तो आगे की क्लास में जब हम लोग आएंगे तो इसकी भी चर्चा करवाएंगे। बुद्धिवाद में कौन कौन दार्शनिक है जो केवल बुद्धि की बात मानते हैं। जैसे इसमें आ जाएंगे डेकार्ट, सारे मैथमेटिशियंस, डेकार्ट, स्पिनोजा, लाइबनीज, ये सब इस ग्रुप में आते हैं। उन्होंने बुद्धि को बहुत महत्व दिया। जो मैथमेटिशियन होते हैं सामान्यतः बुद्धि को अधिक महत्व देते हैं, लेकिन बुद्धि को हमेशा महत्व देना भी खतरे से खाली नहीं होता है। आप अधिक यदि बुद्धि लगाएंगे तो कई बार अनुभव भी बहुत मायने रखता है। एक छोटी सी स्टोरी आपने सुना होगा, कहा जाता है कि एक बड़ा मैथमेटिशियन था, मीन मीडियन मॉड पर बहुत ज्यादा काम किया था, आगे जा रहा था। उसके साथ वो खुद था, उसकी वाइफ थी, दो छोटे छोटे बच्चे थे। तो एक नदी में वो जा रहा था। तो मैथमेटिशियन लंबा था बेचारा, नदी कुछ इस शेप की थी। तो कहा जाता है कि ये जो नदी की एवरेज ये गहराई थी, ये 5 फीट था। बेचारे मैथमेटिशियन 6 फीट के थे, वाइफ उनकी 5.5 फीट के थे, और जो बच्चे थे वो 2 फीट एंड 2.5 फीट के थे। अब प्रश्न ये उठता है कि वो जो मैथमेटिशियंस थे, या मान लो ये 4 फीट, 5.5 फीट, ये 4 फीट, और छोटा बच्चा भी कुछ इस तरह कम फीट का था। एवरेज जब उन्होंने निकाला इसका तो उन्हें पता चला कि ये 5.3 के आसपास एवरेज आ रहा है। मैथमेटिशियन ने सोचा कि इस नदी को आराम से पार किया जा सकता है, क्योंकि हम सारे के सारे, हमारी जो एवरेज हाइट है वो 5.3 प्लस है, मतलब यह है कि हम क्रॉस कर जाएंगे। और बेचारे क्रॉस कर गए। वाइफ ने उनसे पूछा कि वाइफ ने उन्हें कहा कि बच्चे हमारे छोटे हैं, वो डूब जाएंगे। मैथमेटिशियन ने कहा नहीं, तुम महिला हो, औरत को ईश्वर ने बनाया ही है कि उसकी बुद्धि कम होती है। और ऐसा करके उन्होंने वाइफ को चुप करवा दिया और फाइनली क्रॉस किए। क्रॉस करते करते मिस्टर मैथमेटिशियन और मिसेस मैथमेटिशियन तो बच गए, बच्चे गायब हो गए, क्योंकि हर जगह मीन मीडियन मॉड नहीं लगता है। प्रश्न ये है कि अब बुद्धिवाद में भी हम बात कर लेंगे। तो ये होता है, तो मैथमेटिशियन ऐसे थे। जब ये मैथमेटिशियन फेल किए,
मतलब इनकी तमाम थ्योरीज फिल करने लगे या प्रश्न प्रतिप्रश्न उठने लगे, तो अनुभववाद का दौर आया। इसमें आया कौन कौन? लॉक, बर्कले और ह्यूम। इन्होंने कहा नहीं, बुद्धि का कोई महत्व नहीं है। बुद्धि क्या है? हम जब जन्म लेते हैं तो हमारे पास कोई बुद्धि नहीं है, हम अनुभव से सारी चीजों को सीखते हैं। उसके बाद इस दोनों में, बुद्धिवाद और अनुभववाद में लड़ाई होती है, फाइट होती है। जब इसमें फाइट होती है उसके बाद क्या आता है? फिर कांट आते हैं, हीगल आता है, ये सब समझौता करवाते हैं कि बुद्धि की भी आवश्यकता है और अनुभव की भी आवश्यकता है। ऐसा करते करते हम लोग वेस्टर्न फिलॉसफी इस तरह बढ़ेंगे। ईस्टर्न में आएंगे हम लोग, तो ईस्टर्न में भी यही बातें होंगी। बहुत पहले से हम आएंगे तो 3 जो हमारे वैदिक सिस्टम से लेके तमाम आज तक के सिस्टम्स में आएंगे। तो कौन कौन आएंगे? सबसे पहले आस्तिक और नास्तिक दर्शन आएगा। एक जो वेद पे विश्वास करता है, दूसरा जो वेद पे नहीं विश्वास करता है। ध्यान रखिए, जो वेद पे, ईश्वर नहीं, जो वेद पे विश्वास करता है वो आस्तिक होता है, जो वेद पे नहीं विश्वास करता वो नास्तिक होता है। ईश्वर का विश्वास होना या ना होना सेकेंडरी मुद्दा है। तो भारतीय परंपरा में जब आएंगे तो इस अर्थ में हम लोग 2 पार्ट में दर्शन को बांटेंगे। कौन कौन सा आएगा? सबसे पहले आस्तिक और नास्तिक। तो आस्तिक दर्शन में और नास्तिक दर्शन किस आधार पर हमने बांटा? वेदों पर विश्वास के आधार पर। आस्तिक और नास्तिक वेदों पर विश्वास के आधार पर हमने बांटा। आधार पर क्या होगा? आस्तिक और नास्तिक, आस्तिक एवं नास्तिक। अब यह प्रश्न उठता है कि इसमें 2 ग्रुप आ जाएंगे। एक तो हमारा हो जाएगा नास्तिक, जो वेदों को नहीं मानता। कौन आ जाएंगे? इसमें 3 आते हैं, जैन, बौद्ध और चार्वाक। जैन, बौद्ध, चार्वाक। हम इन सब की एपिस्टेमोलॉजी भी और मेटाफिजिक्स भी चर्चा करवाएंगे कि जैन क्या सोचता है, उसकी ज्ञान मीमांसा क्या है, उसकी तत्व मीमांसा क्या है, बौद्ध का क्या है, चार्वाक का क्या है। उसके बाद हम लोग आएंगे आस्तिक दर्शन में। ये जो आस्तिक है ये 6 हैं। आस्तिक दर्शन 6 हैं। इसके भी 3-3 का ड्वेल ग्रुप है, कॉम्बिनेशंस हैं। तो ये ड्वेल ग्रुप में ये भी 3 हैं। कौन कौन आ जाएंगे? एक होगा हमारा, सबसे पहले की बात करें तो ये होता है सांख्य योग। सबसे पहले आ जाएगा, इससे भी पुराना है, न्याय वैशेषिक। न्याय वैशेषिक, न्याय गौतम और वैशेषिक कनाद। परमाणुवाद का सिद्धांत इन्होंने नहीं दिया, तर्कवाद की सिद्धांत इन्होंने दिया है। दूसरा ग्रुप आता है हमारा सांख्य और योग। सांख्य योग ये ग्रुप है, अलग अलग दर्शन है लेकिन थोड़ी थोड़ी इसमें मिलावट, कुछ कुछ मिलता है, कॉमन है, इसीलिए हमने दोनों को एक ही ग्रुप में रखा, न्याय वैशेषिक, सांख्य और योग। तीसरा पार्ट है इसमें पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। पूर्व मीमांसा एवं उत्तर मीमांसा। ये जो पूर्व मीमांसा है इसको सामान्यतः हम मीमांसा के नाम से जानते हैं, और ये जो उत्तर मीमांसा है इसी को सामान्यतः वेदांत के नाम से जाना जाता है। अब इसके भी कई सारे पार्ट्स आएंगे। इसमें मीमांसा में आपको कुमारोल आएंगे, प्रभाकर रहेंगे। वेदांत में आएंगे तो शंकराचार्य, शंकर से लेके फिर रामानुज से लेके मध्वाचार्य, वल्लभाचार्य, तमाम लोग इस ग्रुप में आ जाएंगे। इस तरह हम लोग फिलॉसफी को पढ़ेंगे और यही हमारा सिलेबस होगा। आई होप चीजें बहुत हद तक आपकी क्लियर हो गई होंगी। क्या क्या क्लियर हुआ कि फिलॉसफी का बेनिफिट्स क्या होगा, फिलॉसफी क्यों लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए? इसलिए हमने कहा कि जीवंतता है इसमें, आप कभी बोर नहीं होंगे। आपको चीजों की प्रति जो आपकी नजरिया है वो नजरिया सुस्पष्ट होंगे। ब्यूरोक्रेसी में तो आपको हेल्प होगा ही, व्यक्तिगत जीवन और मानव जीवन में भी आप एक अलग आयाम को टच करेंगे। चलिए आज हम वेस्टर्न फिलॉसफी से कुछ टर्म शुरू ही कर लेते हैं, क्या होता है। तो लिखिए वेस्टर्न फिलॉसफी। वेस्टर्न फिलॉसफी, मूल लाइन हमने क्या कहा था, वेस्टर्न फिलॉसफी की शुरुआत कहां से हुई है? संदेह से। तो इसका जब पहला ही पार्ट होगा स्पेक्युलेशन। स्पेक्युलेशन आप ज्यादा करेंगे, संदेहवाद। यहां एक लाइन होती है कि संदेहात्मा, संशयात्मा, लभते ज्ञानम, श्रद्धावा विनश्यति। भारतीय दर्शन में आएंगे तो हमने क्या कहा, इसी का परिप्रेक्ष्य उल्टा हो जाता है। श्रद्धावा लभते ज्ञानम, संशयात्मा विनश्यति। काम क्या है? हमने दोनों ही पक्ष की चर्चा की थी। दोनों ही पक्ष मतलब कैसा कैसा पक्ष? एक पक्ष तो हमारा यह रहा
कि संशयात्मा, दैट मीन संशयात्मा कैसा कि प्रश्न पूछो, प्रश्न नहीं पूछो तो मृत्यु की निशानी होगी। जीवंतता की निशानी है प्रश्न पूछना, और मृत्यु की निशानी क्या है? शांत होकर एज इट इज एक्सेप्ट कर लेना। हाँ, अब इसी को यदि बहुत ज्यादा प्रश्न पूछोगे तो कहां तक पूछोगे? कहीं यदि एक्सेप्ट, आज तो साइंस, पहले हम मानते थे कि साइंस सिर्फ प्रश्न पूछता है, जिस बात की प्रूव नहीं होती उसे नहीं मानता। जो लोग साइंस बैकग्राउंड के होंगे आज पता होगा कि सबसे ज्यादा स्पेकुलेशन आज साइंस में ही होता है। सबसे ज्यादा स्पेकुलेशन हम साइंस को मानते हैं। हम किसी चीज के बारे में प्रॉपर डिस्कशन नहीं करते, और यही रीजन है कि हर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जब आएंगे, एटॉम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, हर कुछ सालों के बाद इनकी स्ट्रक्चर बदल जाती है, इनके बारे में हमारी धारणाएं बदल जाती हैं। आप सोचो ना, न्यूटोनियन मैकेनिक्स और आज की क्लास, जो न्यूटोनियन क्लासिकल मैकेनिक्स है और आज का जो हमारा क्वांटम मैकेनिक्स है, क्वांटम मैकेनिक्स में आओगे जितने भी क्लासिकल मैकेनिक्स के रूल रेगुलेशन हैं सब फेल कर गए। आज से कुछ साल पहले तक इस बात को मानना असंभव होता। तो स्पेकुलेशन की जरूरत होगी, लेकिन कितना? यदि आप संदेह करना ठीक है, लेकिन एक लेवल से यदि ज्यादा संदेह करोगे तो दुनिया चल ही नहीं पाएगी। हमने एग्जांपल के तौर पे कहा, यदि ऐसा होगा तो आप एक सेकंड नहीं चल सकते। आप किस पे विश्वास करोगे? ये भी तो हो सकता है जो आपके भाई बंधु, दोस्त, परिवार हैं, वही सब आपके खिलाफ साजिश रच रहे हो। आज पहुंचेंगे वो लोग, आपको चाकू से गोद देंगे, आपकी किडनी, लिवर निकाल के बेच लेंगे। तो इस अर्थ में यदि आप सोचोगे तो आप अपने घर भी नहीं पहुंच सकते। ऐसे चांसेस तो है ही, कई जगह आपने देखा होगा। तो गेटिंग, हाँ, लेकिन इस संशयात्मा, ठीक है, जो वेस्टर्न की थॉट प्रोसेस है वो यहीं से चलती है, हम इसलिए आगे बढ़ते हैं। और कहा था श्रद्धा, श्रद्धा यदि रखते हो तो अपनी बुद्धि नहीं लगाएंगे, और अपनी बुद्धि यदि नहीं लगाएंगे तो फिर कोई काम नहीं होगा। अब चलो प्रश्न उठता है, ये तो हमारी मूल पॉइंट थी वेस्टर्न फिलॉसफी का। तो सबसे पहले जो वेस्टर्न फिलॉसफी का थॉट प्रोसेस आया, सबसे पहला आपके सिलेबस में डायरेक्टली शुरू करता है वो प्लेटो से, प्लेटो, अरस्तु। लेकिन हम थोड़ी सी ग्रीक दर्शन को समझने की कोशिश करेंगे प्लेटो से पहले। ऐसा इसलिए समझने की कोशिश करेंगे कि प्लेटो ने जो काम किया, जो आपके सिलेबस में, यूपीएससी के सिलेबस में स्पेशली दिया हुआ है प्लेटो के बाद से, तो प्रश्न उठता है कि प्लेटो की जो आधारशिला थी, प्लेटो ने जिस चीज पे अपनी दर्शन को बढ़ाया, प्लेटो ने किसी मौलिक संरचना, तो मौलिकता तो थी ही प्लेटो में, लेकिन मौलिकता क्या? मौलिकता उन्होंने पुरानी जो परंपराएं थी, पुरानी जो चीजों थी, उसी के आधार पर अपनी एक नई निष्कर्ष को बनाया और नए निष्कर्ष पे पहुंचे। तो इसलिए जब तक हम ग्रीक दर्शन को पूरी तरह अपने पुराने फॉर्म में नहीं समझ लेंगे, प्लेटो को समझना थोड़ा सा टफ होगा। तो हम चाहते हैं कि थोड़ा सा दर्शन की पृष्ठभूमि समझ लो, फिर हम लोग आते चले जाएंगे। सबसे पहले जो दर्शन था, इसमें आता है माइलेशियन मत। जब पश्चिम में दर्शन की शुरुआत हुई, माइलेशियन मत, और ये जो है ये है कहां से? ग्रीक। ग्रीक मतलब कौन सा? जिसको ग्रीस कहते हैं या आज का एथेंस कहते हो, तो ग्रीक दर्शन है, और ग्रीक दर्शन है माइलेशियन मत। माइलेशियन कोई एक व्यक्ति नहीं था, माइलेशियन में 3 वैज्ञानिक थे, 3 फिलोसोफर थे। ये जो तीनों फिलोसोफर्स थे, इन्होंने दुनिया के बारे में सबसे पहले क्या की होगी? अच्छा एक बात बताओ, सबसे पहले किसके बारे में सोचा जाएगा? तत्व के बारे में या ज्ञान के बारे में? ज्ञान तो हम तब सोचेंगे जब तत्व के बारे में हमारे ज्ञानों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे। तो सबसे पहले इन्होंने क्या सोचा होगा? तत्व के बारे में, दुनिया कैसी है, क्यों आए, कहां से आए। तो जो माइलेशियन मत है, इसमें 3 वैज्ञानिक आए। थेल्स, थेल्स का आपने नाम सुना होगा, वही थेल्स जो मैथ्स में जिसको थेलीज कहते हैं, थेल्स थ्योरम आपने पढ़ा होगा सामान्यतः, मैथमेटिशियन थे। उसके बाद माइलेशियन मत के बाद इसमें एनेक्जिमेंडर आ जाएंगे, ठीक है, और दूसरा एनेक्जिमेलीज आएंगे, और तीसरा जिसके बाद आता है पाइथागोरस भी आएंगे नेक्स्ट टर्म में, पाइथागोरियन मत भी आता है। तो माइलेशियन मत में हम सामान्यतः बात कर लें तो माइलेशियन मत में 3 वैज्ञानिक थे, 3 फिलोसोफर थे। कौन था पहले? थेलीज, जिसको आप थेल्स कहते हैं, थेल्स थ्योरम आपने पढ़ा होगा। ये ज्योमेट्रिशियन, मैथमेटिशियन थे। थेलीज ने क्या माना? थेलीज ने कहा कि दुनिया कैसे बनी है। सबसे पहले इन्होंने दुनिया पर चर्चा की। इन्होंने कहा कि दुनिया का जो मूल तत्व है, दुनिया जिससे बनी हुई है, वो है जल, परम तत्व। परम तत्व की इन्होंने कल्पना की, कहा कि जो वाटर है पूरी दुनिया का सबसे मूल तत्व है, अल्टीमेट है। कैसे? इन्होंने इसके लिए बहुत सारे तर्क दिए। क्या कहा कि एक तो दुनिया में सर्वत्र पानी ही पानी है, आपके बॉडी में भी 70% से ज्यादा क्या है? पानी ही है। इस आधार पर इन्होंने निष्कर्ष निकाला कि परम तत्व जल ही है, और जल ही जब अपने विभिन्न रूपों में आता है, तो जैसे बर्फ बनता है, पानी बनता है, वेपर बनता है, वैसे ही इन्होंने कल्पना की कि जल ही है, जब बहुत सॉलिड हो जाता है तो मिट्टी, पत्थर, ईंटें राज बन जाते हैं, जब एक नए फॉर्मेट में आता है तो हम लोग बन जाते हैं, एक नई फॉर्मेट में आता है तो कुछ और बन जाता है। आज का साइंस भी बहुत हद तक स्पेशली विश्वास कर लेता है कि आज जब हम लोग नैनो टेक्नोलॉजी में आते हैं
तो नैनो टेक्नोलॉजी में भी कहा जाता है कि दुनिया की जो सारी चीजें हैं फंडामेंटली वो एक ही चीज से बना हुआ है। इसको फंडामेंटल पार्टिकल्स कहते हैं। बेसिकली दो माना गया है अभी तक, बोसॉन एंड फर्मियन। और जब और गूढ़ में जाओगे तो उसके पीछे भी एक ही चीज से बना हुआ है। और अंतर क्या है कि या सामान्य स्तर पे बात कर लो तो सामान्य स्तर पे हमने क्या कहा कि फर्मियन बोसॉन को छोड़ो, आप नॉर्मल लेवल पे आ जाओ जहां तक आपने सामान्यतः पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, हम सारे के सारे लोग इसी से तो बने हैं, इसी से एटॉम बना है, हाइड्रोजन बेसिस बना, हीलियम बेसिस बना, लिथियम बेसिस से बना। अंतर क्या है कि मॉलिक्यूलर जो स्ट्रक्चर है उस मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बदलने से सारा का सारा स्ट्रक्चर बदल गया। जैसे एक लकड़ी होता है, लकड़ी को काटते हो, एक पर्टिकुलर तरीके से सजाते हो तो टेबल बनता है, एक पर्टिकुलर तरीके से सजाते हो तो चेयर बनता है। तो सिमिलरली इन्होंने कहा कि दुनिया का परम तत्व तो क्या है, जल है, और जल से ही ये डिसाइड हो जाएगा कि उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कैसा है, आणविक संरचना कैसी है, उसी से पूरी दुनिया का निर्माण होगा। तो थैलीज के बारे में क्या कहा थैलीज ने, जो परम तत्व है वो जल है, वाटर है, यही अल्टीमेट ट्रूथ है। पूरी दुनिया किससे बनी है, वाटर से। ये थैलीज का थॉट प्रोसेस था, ठीक है। मतलब गति, परिमाण, जीवन सब कुछ जल से ही संभव है, जल नहीं तो जीवन समाप्त। दूसरे वैज्ञानिक आए, दूसरे वैज्ञानिक ने कहा, जब इन्हीं के एलेक्जेंडर थैलीज के ही एक शिष्य थे, स्टूडेंट थे, जिनका नाम था एनेक्सिमेंडर। एनेक्सिमेंडर ये थैलीज के ही शिष्य थे। जब इनके बाद इन्होंने आया तो इन्होंने प्रकृति पर निबंध लिखी। ऑन नेचर इनका एक बहुत प्रसिद्ध बुक है, कभी मौका मिले तो पढ़िएगा। ऑन नेचर इन्होंने एक किताब लिखी। उस किताब में इन्होंने कुछ प्रश्न उठाया। प्रश्न क्या उठाया कि इन्होंने प्रश्न उठाने में कहा कि जो जल है, जल परम तत्व तो नहीं हो सकता। कैसे नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता? तो इन्होंने कहा कि जो परम तत्व है वो केवल एक होना चाहिए। परम तत्व का मतलब सुप्रीम बॉस, हम उसको माने जो अल्टीमेट ट्रूथ है। जैसे सच जो भी होगा, मतलब पूरी दुनिया को बनाने वाला जो सबसे सुप्रीम पावर होगा, सुप्रीम सत्य होगा, वो सत्य केवल एक होगा, अनंत होगा, वो लिमिटेड नहीं होगा। क्यों नहीं लिमिट होगा? क्योंकि उसने कहा कि सारी चीजें उसी के अंदर से विकासक क्रम में आगे बढ़ेंगी, और जब विकासक क्रम में आगे बढ़ेंगी तो जो जल है, जल तो एक मेटाफॉर्मिक फॉर्मेट में है। जल को दुनिया ने निर्मित किया। ये हम कैसे मान सकते हैं कि जल से धरती बन सकती है, धरती से जल बन सकता है, आग बन सकती है। दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं, और उस पर्टिकुलर टाइम में या आज भी सामान्य स्तर पे हम जल को इतने फॉर्मेट में ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते। हाँ, आदर्श लेवल पर जब जाओगे, उस लेवल पे हमने जो अभी चर्चा की कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तब तो हर चीज से हर चीज बनाई जा सकती है, तो फिर अल्टीमेट ट्रूथ एक ही चीज आ जाएगा। तो इसने उस अल्टीमेट ट्रूथ का नाम जल नहीं दिया, इसने उस अल्टीमेट ट्रूथ का नाम परम तत्व दिया। परम तत्व का मतलब जो अल्टीमेट ट्रूथ है वो साइंस है। साइंस का मतलब परम विज्ञान, ऑन नेचर। और इन्होंने वो क्या माना, साइंस का मतलब ये वाला साइंस नहीं माना, उन्होंने परम तत्व के बारे में माना। कुछ विशेष नाम नहीं दिया, लेकिन उन्होंने कहा जो परम तत्व है वो कैसा होना चाहिए, अनंत होना चाहिए, मतलब वो इनफाइनाइट होना चाहिए, शाश्वत होना चाहिए, वो जन्म नहीं लेना चाहिए उसे, वरना जो जन्म दिया फिर उसको किसने दिया, वो महत्वपूर्ण हो जाएगा, फिर उससे आगे महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो इन्होंने बहुत सारा प्रश्न उठाया। तो उन्होंने कहा इसी आधार पर इन्होंने अनंत है वो कैसा हो जाना चाहिए, अजन्मा होना चाहिए, मतलब उसका जन्म नहीं होना चाहिए परम तत्व का, क्योंकि जब जन्म होगा तो परम तत्व से पहले भी कुछ तो रहा है, वो कुछ क्या होगा, फिर उसके पहले क्या होगा। तो ऐसा है कि इसको स्वयंभू होना चाहिए, ऐसी बात इन्होंने माना एलेक्जेंडर ने। तो एलेक्जेंडर बहुत बड़ा वैज्ञानिक था, तो इसी ने, एलेक्जेंडर की ही बात करें तो सबसे पहले इसने विकासवाद की भी थ्योरी दी थी, जिसको डार्विन ने बहुत बाद में वैज्ञानिक रूप दिया। इसी ने विकासवाद की थ्योरी भी दी थी, इवोल्यूशनिज्म की। विकासवाद की थ्योरी का क्या मतलब, जैसे डार्विन ने कहा ना कि हम सारे लोग इवोल्यूशन का एक प्रोसेस है, बंदर से बने हैं, तो इसने भी यही बात कही। इसने बहुत पहले ये बात कह दिया था, लगभग 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व, आप समझ लीजिए। इसने कहा कि जो मछली आदि जलीय जीव हैं, मछली आदि स्पीसीज, मछली आदि जो जलीय जीव हैं, इसी से जीवन का उद्गम हुआ है, इसी से जीवन का उद्गम हुआ, विकास क्रम, जीवन का विकास क्रम, जीवन का विकास क्रम इसी से बढ़ा है। तो विकासवाद का भी सिद्धांत सबसे पहले एलेक्जेंडर ने ही दिया था। इसके बाद इन्होंने मैपिंग भी की थी दुनिया की, तो मैप भी सबसे पहले इन्होंने बनाया था। तो बहुत सारे काम किया, ठीक है। और ये भी ध्यान रखिए
जो यूरोप में अंधकार युग आने से पहले, बहुत पहले की बात है, एनेक्जिमेंडर ने यह कह दिया था कि दुनिया गोल है, सूरज दुनिया से बहुत बड़ा है और धरती ही रिवॉल्व करती है सन के चारों ओर। तो इन्होंने कहा, एनेक्जिमेंडर ने क्या क्या तर्क दिया था कि स्फेरिकल अर्थ एंड सन, और इसी ने कहा कि जो सन है वो बहुत लार्जर है। स्फेरिकल अर्थ एंड सन, और जो सन है वो बहुत लार्जर है, मतलब धरती से बहुत बड़ा है। बहुत बाद में जब ईसा मसीह का टाइम आया, इसके बाद की बात करें यूरोप में, तो फिर पलट दिया गया, नहीं धरती चौड़ी है, सूरज ही धरती को चारों ओर घूमता है। तो ये एक अलग चीजें होंगी, बाद में इसको हम लोग डिस्कशन करवाएंगे। ये एनेक्जिमेंडर हो गया। तीसरा, एनेक्जिमेंडर का ही एक शिष्य था। हमने क्या कहा, थेरेस का शिष्य कौन था? एनेक्जिमेंडर। एनेक्जिमेंडर का ही एक तीसरा शिष्य था, मतलब शिष्य था, जिसका नाम था एनेक्जेमेनीज। एनेक्जेमेनीज। इसके बाद कौन सा आ जाएगा? एनेक्जेमेनीज। इसने क्या कहा? इसने थोड़ा सा सिस्टम को बदला और इसने कहा, जिसकी एनेक्जिमेंडर ने परम तत्व के रूप में कल्पना की थी, इसने कहा कि पूरी दुनिया सारे चीजों में किससे बना है? तो इसने कह दिया कि जो एयर है, वायु है, वायु को इसने परम तत्व मान लिया। वायु परम तत्व है। इसने क्या माना? कि एयर परम तत्व है। अब वायु जब परम तत्व होगा तो एक पॉइंट समझिए, ये कहता है कि वायु से ही अग्नि, वायु से ही जल, वायु से ही पृथ्वी बनती है। सारी चीजें वायु से ही बनती हैं। तो मतलब ये हुआ कि इस ग्रुप में तीनों ही लोगों ने, इस ग्रुप में तीनों ही फिलोसफर्स ने, जो माइलेशियन थ्योरी के फिलोसफर्स थे, तीनों ने ही दुनिया के बारे में चर्चा करनी शुरू की। दुनिया का मतलब इस मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के बारे में, और तीनों ने अलग अलग थ्योरीज दिए। क्या क्या थ्योरीज दिया? थेलिस ने कहा जल ही सारा कुछ है। एनेक्जिमेंडर ने कहा नहीं नहीं, कुछ अलग परम तत्व है जो अनंत होना चाहिए, शांत तो नहीं होना चाहिए, अजन्मा होना चाहिए। एक पर्टिकुलर नाम इन्होंने नहीं दिया, लेकिन इन्होंने कहा कि जल तो नहीं ही हो सकता है, और जब जल नहीं हो सकता है तो कुछ और हो जाए। बाद में तीसरे आए, जिन्होंने क्या कहा, जो एनेक्जिमेंडर का ही शिष्य था एनेक्जिमेनीज, उसने कहा कि नहीं, पूरी दुनिया का परम तत्व कौन है? वायु है। वायु से ही अग्नि जल सबका निर्धारण होता है। देखो, इन चीजों की जब हम डिस्कशन करते हैं तो हम आज के परिप्रेक्ष्य में नहीं सोचते हैं। सोचो 6ठी शताब्दी से पूर्व, ईसा के जन्म से भी 600 साल 700 साल पहले, जब पूरी दुनिया जंगली थी, पूरी दुनिया में, वैसे हमारे यहाँ सभ्यता विकसित थी, हमारे यहाँ गौतम बुद्ध, जैन वगैरह थे, उसके यहाँ भी ग्रीस में भी विकसित था, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में सोचो, आज उस टाइम में जब कोई वैज्ञानिक साक्ष्य उपलब्ध नहीं था, उस टाइम में ये लोग ऐसे सोच रहे हैं। इस माइलेशियन मत के बाद जब इसमें तमाम आपस में इनमें डिस्कशन होना शुरू हुआ, तो एक दूसरा फिलोसफर्स आया जिसका नाम था पाइथागोरस। पाइथागोरस का नाम आपने सुना होगा। ये पाइथागोरस भी बहुत बड़ा मैथमेटिशियन था और आज भी बहुत बड़ा, आज भी इनका पाइथागोरस थ्योरम आप पढ़ते ही हैं। तो पाइथागोरस ने फिलॉसफी में, दर्शन में इनकी चर्चाएं की। ठीक है, क्या था, हम लोग पाइथागोरस की चर्चा कर रहे थे। तो इसके बाद कौन सा आ गया? पाइथागोरस। पाइथागोरस थ्योरीज की चर्चा करते हैं। पाइथागोरस ने कहा कि दुनिया की सारी चीज संख्या मात्र है। संख्या मात्र है, मतलब इसने भी कहा कि परम तत्व तो क्या है? नंबर है। सारा कुछ केवल नंबर है, थिंकिंग, दिमाग वाली चीजें हैं। और एब्स्ट्रैक्ट ही जब जमता है, अपने आप में अपने आप को कॉन्सोलिडेट करता है, तो संख्या का ही पूरी दुनिया की जो वास्तविक या भौतिकता वाली चीजें हैं उसमें निरूपण होता है। इसने क्या किया? संख्या मात्र ही परम तत्व है और इसी से पूरी दुनिया का विकास होता है। पूरी दुनिया का विकास इसी से होता है।
ठीक है। इसने क्या कहा, इसने बहुत सारी चीजें बताई, जागृति कर्ज क्या होते हैं, इसने लोगों के बारे में भी सोच बताया। अब ये सोच कैसी है लोगों के बारे में, इसको थोड़ा सा समझ लो। पैथागोरस एक ग्रेट फिलोसोफर्स था, ग्रेट मैथमेटिशियंस था। पैथागोरस ने इस दुनिया के बारे में भी चर्चा की, धर्म कर्म की भी चर्चा की, कैसे बनी इसकी भी चर्चा। उसने क्या किया, दुनिया अपने मूल रूप में एनर्जी है, एनर्जी किस फॉर्मेट में, संख्या है, और संख्या ही जब अपने आप को कंसोलिडेट करती हैं तो इस दुनिया के तमाम अंग प्रत्यंग, ये तमाम जो चीजें हैं उसमें अपने आप को निरूपित करती हैं। तो इसने कहा कि जो लोग हैं, हम लोग जो भौतिक चीजें हैं, हमारी भी उद्देश्य यही होता है, किसी संख्या मात्र जो हमारा मूल उद्देश्य है, जिसमें हम बनना चाहते हैं, वहां हम पहुंचने की कोशिश करते हैं। इसीलिए इसने एक एग्जाम्पल दिया, कई सारे कार्य किए इसने कहा कि जो दुनिया में जो भी चीजें हैं वो अपने फॉर्म, अपने आकार, अपने मूल रूप, हमने आते ही कहा था ना कि हमारी एक अंत में मतलब एक इच्छा है, हम चाहते हैं कि अपने मूल तत्व को प्राप्त करें। उस मूल तत्व को प्राप्त करने के लिए ही आप दुनिया के सारे वर्क्स करते हैं, जिसको आप बीइंग एंड बिकमिंग कहते हैं। हम लोग कहते हैं ना कि हम लोग जो हैं वो नहीं हैं, जो हम नहीं हैं वो हम हैं। तो वो जो आप नहीं हो ना, उसी को फॉर्म कहा, संख्या कहा, और उसी को प्राप्त करने के लिए जो हम सारी क्रियाकलाप दुनिया की कर रहे हैं, उसी को इन्होंने कहा कि दुनिया का एक गुड आइडियाज, गुड वर्क्स जो होना चाहिए। ठीक है, ये महात्मा थे, इन्होंने ओलंपिक खेल का एक उदाहरण दिया, बड़ा प्रसिद्ध उदाहरण है ओलंपिक खेल का, इसको समझने की कोशिश करिए। इन्होंने कहा कि ओलंपिक खेल में 3 टाइप के लोग आते हैं। एक वो आता है जो खेल में क्रय विक्रय करता है, वो सबसे अधम है, घटिया किस्म का लोग है, क्योंकि उसकी कोई मतलब ही नहीं है, क्या हो रहा है, ना खेल से मतलब है ना कुछ से मतलब, अपनी दुनिया में व्यस्त है, खेल खत्म होगा वो भी खत्म हो जाएगा। एक दूसरा व्यक्ति जो खेल खेलता है, जो खिलाड़ी होता है, वो उसमें संलग्न होता है, तो मध्यम किस्म का व्यक्ति है। मतलब इस दुनिया के संदर्भ में ही बात करो, एक है जो दुनिया को समझने की कोशिश करता है, इसमें क्रियाकलाप करता है, दुनिया को बदलने की कोशिश करता है, वो है खिलाड़ी, ये मध्यम किस्म का है। और तीसरा इन्होंने कहा जो सबसे उत्तम किस्म है, वो दर्शक का है, जो केवल देखता रहता है कि खेल हो रही है, वो खेल में देखता है निर्लिप्त भाव से। हमारे यहाँ गीता में भी कहा गया ना कि अनासक्त होना है, आपको अट्रैक्टिव नहीं होना है, किसी चीज से अट्रैक्ट नहीं होना है। ये जो अनासक्त भाव से है, जो केवल ज्ञान की प्राप्ति करता है, जो चीजों को पहले ही समझ रहा होता है कि ये जो हार जीत है इससे कोई बहुत महत्व की चीजें नहीं है, उसको इन्होंने कहा कि सबसे उत्तम किस्म का व्यक्ति है। जैसे आपने देखा होगा ना, सबसे ज्यादा ज्ञान की प्राप्ति को इन्होंने सबसे बड़ा वर्च्यू माना। अब ज्ञान क्या होगा, जैसे आप छोटे से एग्जांपल के सोचो, जो लोग भावनात्मक रूप से बहुत बहने वाले होते हैं, सिनेमा के पर्दे पे आपको पता होता है कि ये चीजें झूठ है, गलत है, लेकिन किसी की मौत होने, हिंसा होने पे आप रोने लगते हो। एक उच्च वैज्ञानिकता के भरे हुए जो लोग होंगे, जो अपने आप पे जिन्हें कंट्रोल होगा, वो मानेंगे कि नहीं ये चीजें झूठ हो रही हैं। हाँ, इसका मतलब 2 ही चीजें होंगी, या तो वो पशु होगा कि उससे उन एक्टिविटीज से, उन संवेदनाओं से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, या फिर वो दैवत्व में होगा, जब वो समझ रहा है कि सारी चीजें झूठ हैं, केवल क्रीड़ा मात्र है, दुनिया की केवल तत्कालिक अभिव्यंजना है। तो जो इन चीजों को समझता है अभिव्यंजना इस फॉर्मेट में, वही देवत्व होगा। और कहा भी जाता है कि यदि आप किसी चीज से आप प्रभावित रहते हैं तो या तो देवत्व में जाएंगे या फिर पशुत्व को प्राप्त करेंगे। तो प्रश्न यह है कि ये इसने क्या कहा कि सबसे अच्छा व्यक्ति, धार्मिक व्यक्ति या सबसे ज्ञानी व्यक्ति वही है जो इन चीजों से अप्रभावित हुए रहता है। हमारे गीता में भी इसी को अनासक्त योग कहा गया। तो पैथागोरस कंप्लीट। इसके बाद 2 वैज्ञानिक आते हैं महत्वपूर्ण रूप से, एक आता है हेराक्लाइटिस और दूसरा आता है पार्मेनिडाइज। ये भी टर्म थोड़ा समझिए, आगे हम लोग इनको नोट करवा देंगे। हेराक्लाइटिस ने कहा कि दुनिया में जिस परम तत्व की हम बात करते हैं, दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं है, दुनिया में हर चीज बदलती रहती है। बदलती रहने का मतलब यह है कि क्षण प्रति क्षण बदलता चला जाता है। जैसे आप ही हो, तो आप जो अभी 1 सेकेंड पहले या 1 घंटा पहले जो आप थे, अभी आप वो आप नहीं है। कैसे वो आप नहीं है? क्योंकि अभी या हमारी क्लास में सुनने से पहले जो आप थे, हमारी क्लास सुनने के बाद, इस लेक्चर सुनने के बाद आपकी जो पर्सनैलिटी होगी, कुछ ना कुछ तो बदलाव होगा ही, चाहे सकारात्मक या नकारात्मक। एटलीस्ट आप वो तो नहीं रहे, या इस पर्टिकुलर सेकंड के बीतने के बाद जो कल वाले आप थे, आज वाले आप नहीं है। ये अलग बात है कि उसमें जो डिफरेंसेस हैं वो थोड़ी मिनिमाइज, इसीलिए आपको पता नहीं चलता। लेकिन यदि आप अपनी फोटो को ही देखेंगे, आज से 10 साल पहले वाले फोटो और आज वाली फोटोज में, आपको स्पष्ट समझ में आएगा कि आप वो वाले वो आज नहीं है। गेटिंग माय पॉइंट? हाँ, प्रश्न यह है कि बदलाव इतनी धीरे होती है कि हम ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं कब आप बदले, लेकिन थोड़ी थोड़ी जो बदलाव है वो शुरू से ही चली आ रही है। तो हेराक्लाइटस ने यह कहा। इसी ने 2 एग्जाम्पल दिया, कहा कि नदी, जैसे नदी बह रही है, तो बहते हुए पानी में कभी भी व्यक्ति 2 बार स्नान नहीं कर सकता। कैसे नहीं कर सकता? जब आप पानी में डुबकी लगाते हैं तो वो जो पानी है वो तो पहली बार में ही चला गया। अब जो आप जिस पानी में डूब रहे हैं वो नया पानी है, दूसरा पानी है।
यही बातें बौद्ध ने भी हमारे यहां एग्जांपल दिया है। बौद्ध धर्म में भी जब आएंगे तो महात्मा बुद्ध ने भी इसी बात को एग्जांपल दिया था क्षणिकवाद के लिए। ये भी हम लोग कंपेरिजन कराएंगे। इसका उल्टा होता है परमानेंटाइज। परमानेंटाइज कहता है नहीं, दुनिया में सारी कुछ परमानेंट है, कुछ भी बदलता नहीं है। ये जो आपको दिखता है गतिशीलता या बदलना, वो कहता है ये गलत है, केवल और केवल आपकी भान है, मतलब एक अनुभव है, अनुभवजन त्रुटि है, इल्यूजन है। कैसे? हेराक्लाइट जो परमानेंटाइज थे, परमानेंटाइज के एक्सिस्ट था जीनो की थोड़ा चर्चा करो, वो समझा देंगे वो कैसे इल्यूजन्स की बात करता है। वो कहता है दुनिया में गति संभव नहीं है, दुनिया में कुछ भी चीज पार्ट में नहीं है, सारा परमानेंट ही है। उसने कहा कि वो आप ही हैं जो 8 साल पहले भी थे, 10 साल पहले भी थे, आज भी आप ही हैं, अगले 20 साल के बाद भी आप ही होंगे, मरने के बाद ही आप होंगे। केवल जो भौतिक शरीर होगा वही केवल बदलाव रहा है, आप नहीं बदल रहे हैं। जैसे आपकी जो आइडेंटिटी थी वो आपकी आइडेंटिटी आज ही है। अब देखो हेराक्लाइटस ने क्या कहा, परमानेंटाइज ने क्या, तुरंत दोनों ने उलट दिया। जीनो ने इसके पक्ष में कुछ अपने तर्क लगाए, अपने एग्जाम्पल दिए। हम बार बार कह रहे हैं कि हेराक्लाइटस जो फिलॉसफी है वो क्या है, बुद्धि विलास। बुद्धि विलास मतलब इंटेलेक्चुअल फाइटिंग। और आपकी भी बुद्धि ऐसी होनी चाहिए कि हर तथ्य को अगेंस्ट और पक्ष और विपक्ष दोनों सोचने की क्षमता होनी चाहिए, तभी विवेक का विकास होगा। और जब विवेक का विकास होगा तभी आप चीजों को अच्छे से ढूंढ पाएंगे। यूपीएससी में एक बार एक लेख आया था कि विजडम फाइंड्स द ट्रुथ, विवेक सत्य को ढूंढ लेती है या खोज लेती है। गेटिंग ना? तो जब तक आप इन विवेक को विकसित, और विवेक को विकसित करने के लिए क्या होगा, आपकी बुद्धि इतनी विकसित होनी चाहिए, ब्रॉड होनी चाहिए, किसी भी चीज के पक्ष और विपक्ष दोनों आप सोच सकते हो। तो थोड़ा परमानेंटाइज जिसने कहा परमानेंट, उसका एक चेला था जेनो। इसने एक तर्क दिया, थोड़ा समझना अपने मैथमेटिक्स के फॉर्मेट में, फिर आप समझ लोगे। इसने कहा कि गति हो ही नहीं सकती। कैसे गति नहीं हो सकती? कहा गया कि एक पर्टिकुलर पॉइंट ए और पर्टिकुलर पॉइंट बी है। स्पेशली जिनका साइंस बैकग्राउंड है उनको ज्यादा समझ में आएगा, और वैसे भी नॉर्मल लोगों को भी समझ में आएगा। तो अब बताओ ए और बी के बीच में कितने पॉइंट्स होंगे? गिन सकते हो? इनफाइनाइट पॉइंट होंगे। आप कितना गिनोगे? तो कहा जाता है कि इनफाइनाइट पॉइंट है। इनफाइनाइट चीज को गिनने में कितना समय लग जाएगा? इनफाइनाइट चीज को यदि आप क्रॉस करना चाहते हो तो कितना समय लग जाएगा? इनफाइनाइट। तो मुद्दा यह है कि ए से बी तक क्रॉस करने में जितना समय लगेगा वो कैसा होगा? इनफाइनाइट होगा, क्योंकि इसके बीच में कितने पॉइंट्स हैं? अनंत पॉइंट हैं। और जब प्रैक्टिकल दुनिया में आते हो तो ये तो एक कदम की दूरी है, आप इजीली क्रॉस कर जाते हो। जबकि थ्योरेटिकली यदि सोचोगे दिमाग के स्तर पे, तो उसने कहा इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, और आप इनफाइनाइट पॉइंट्स को गिनने में, इनफाइनाइट पॉइंट्स को देखने में, या इनफाइनाइट पॉइंट्स को जो भी चीजें समझते हो उसके लिए इनफाइनाइट टाइम चाहिए है। तो कहीं ना कहीं या तो आपके इनफाइनाइट के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो गलत हैं, या कहीं ना कहीं ये गलत है। तो अनंत की जो कॉन्सेप्ट्स है वो हमने माना ही है कि अनंत जिसका अंत नहीं हो, शुरू करें तो इसका मतलब है जो गति है वो केवल भ्रम है। हम कहीं ट्रांसफर नहीं हो सकते, हम कभी आगे नहीं जा सकते। क्लियर माय पॉइंट? जेनो ने ये तर्क दिया, कहा कि तीर में भी गति नहीं हो सकती, दुनिया में कुछ भी मूवमेंट नहीं है। जो मूवमेंट है वो केवल और केवल आपकी मानसिक मूवमेंट है। जैसे आप सपने में देखते हो कि आप यहां से जंगल, लंदन, अमेरिका, लंदन जहां भी चले गए, वास्तविकता में कहीं मूवमेंट नहीं होती, तो ये मेंटल इल्यूजन होता है। अब देखो हेराक्लाइटस और परमानेंटाइज में कितना बड़ा डिफरेंस है। एक कहता है कि सब कुछ परमानेंट है, एक कहता है नहीं सब कुछ क्षणभंग है, एक कहता है कि सब कुछ गति है, एक कहता है गति हो ही नहीं सकती। और दोनों के अपने अपने पक्ष और विपक्ष आप कैसे डिस्कस कर सकते हैं? तो इन्हीं बातों को सुलझाने की कोशिश किया बाद में हेराक्लाइटस और परमानेंटाइज को सुकरात, जिसे सोक्रेटिस कहते हैं। और सुकरात बहुत महात्मा था, सुकरात बहुत विशद व्यक्तित्व का व्यक्ति था। इसकी रिटेन वाली चीजें बहुत कम हैं, इसने बहुत सारी चीजें केवल और केवल उपदेश दिया। इसलिए सुकरात को जो जानते हो तो सुकरात के बारे में कुछ तो चर्चा करेंगे ही। सुकरात को जानने के लिए हमें बेसिकली प्लेटो को पढ़ना पड़ता है, क्योंकि प्लेटो इनका शिष्य था और प्लेटो ने बहुत सारी किताबों को लिखा है। और प्लेटो ने जो अपनी किताबें लिखी हैं उसमें वो सुकरात के साथ ऐसे लिखा है जैसे वो बहस कर रहा हो, डिस्कशन कर रहा हो। तो सुकरात की भी जो थॉट प्रोसेस है उसको प्लेटो ने अपने मुंह से कहा है। तो इसके बाद हम लोग इस दोनों में समन्वयन करने में, अभी तक जो हिस्सा था क्या था, दुनिया के बारे में डिस्कशन का, सब कुछ अलग अलग था। इसी को समन्वय करने के लिए सुकरात और सुकरात के चेला प्लेटो। तो हम लोग कुछ चर्चा सुकरात की कर लेंगे, फिर प्लेटो को पढ़ेंगे। यहीं से आपका सिलेबस शुरू होता है। अब चूंकि आप बेसिक पॉइंट समझ गए हैं तो हम प्लेटो को समझाना हमें आसान होगा कि प्लेटो ने दुनिया के बारे में क्या सोचा, सुकरात का क्या थॉट था। फिर प्लेटो के बारे में कौन सा होगा, सुकरात का शिष्य कौन, प्लेटो, प्लेटो का शिष्य कौन होगा, अरस्तु। और अरस्तु के बाद फिर से विज्ञान में बहुत सारे वैज्ञानिक आएंगे जिसपे हम जिनको थोड़ी सी चर्चा करके इग्नोर करेंगे, सीधे मुद्दे पे आ जाएंगे। उसके बाद बुद्धिवाद और अनुभववाद की चर्चा करवाएंगे। बुद्धिवाद और अनुभववाद। बुद्धिवाद में हमने कहा था ना कौन कौन है,
इसमें डेकार्ट आएंगे, रेने डेकार्ट ये भी बहुत बड़े मैथमेटिशियन, स्पिनोजा आएंगे मैथमेटिशियन, लेबनीज बहुत बड़े मैथमेटिशियन, और इसके बाद जब आएंगे तीसरा पार्ट अनुभववाद, लॉक, बर्कले, ह्यूम की चर्चा करवा लेंगे, फिर कांट की चर्चा करवाएंगे, फिर हीगल की चर्चा करवाएंगे, फिर और भी बहुत सारे, फिर मॉडर्न फिलॉसफी है वेस्टर्न का उसकी भी चर्चा करवा लेंगे, मूर, बर्कले, इन सारी चीजों, मूर से लेके विटगेनस्टाइन से लेके तमाम रसल किले की चर्चा करवाएंगे हम लोग। तो नेक्स्ट क्लास में इनकी चर्चा करवाएंगे, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर टुडे।